के, केंद्र स्थान से हम शुभ ग्रहों को हटा दें तो अपग्रह बचेंगे कि नहीं? जी गुरुदेव, जी जी। एक मिनट देखिए, एक मिनट और मैं एक और कुंडली डालता हूँ। हम अल्पायु योग को चेक कर रहे हैं कि कुंडली में अल्पायु कैसे बनता है सिद्धांत के माध्यम से। अब इस कुंडली को देखिए, गया आप लोग के पास? गया भगवान? आ गया गुरुजी, आ गया। चलिए, बहुत सुंदर। जी जी। अब देखिए, अब दोनों कुंडलियों से ही हम अल्पायु योग को चेक करेंगे फटाफट। आप लोग स्वीकृति देते चलिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि हमारा त्रिकोण और केंद्र दोनों ही शुभ ग्रहों से रिक्त है, यानी खाली है कि नहीं सुमंगल जी? जी है कि नहीं भगवान? बिल्कुल 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 जी गुरुजी। अच्छा, अब शास्त्र कहता है कि अल्पायु कुंडली में कोई भी ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं? बृहस्पति, शुक्र, बुध, बुध और चंद्र की स्थिति के आधार पर होती है। चंद्रमा पक्ष के अनुसार शुभाशुभ रूप धारण करते हैं। तो मुख्यतः नैसर्गिक शुभ ग्रहों में बुध, गुरु और शुक्र की अति महत्ता होती है। बुध साहचर्य का फल देता है, जिसकी संगत करता है उसी के अनुसार देता है, लेकिन पहचान शुभता की होती है। तो अल्पायु योग कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह त्रिकोण और केंद्र से बाहर होने चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल गुरुजी, सही कहा। त्रिकोण और केंद्र से बाहर होंगे शुभ ग्रह। ऐसा समझिए कि आपके के सात बंद करो जी, जाओ ऊपर। आपके के 7 स्थान प्रमुख स्थल। राजा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, राजा जी कुछ करना चाहते हैं, गुरुदेव बोले। गुरुजी, अगर मैं थोड़ा सा जानता तो नहीं, लेकिन मैं जो समझा उसको व्यक्त कर सकता हूँ क्या? बोलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। देखिए, सभी लोग गुरुजी यह बताना चाहते हैं जैसे कि कुंडली है तो केंद्र स्थान और त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना हो, है ना, और हाँ। अशुभ ग्रह है तो वह अल्पायु होगा। सीधी सी बात, एक वाक्य में, है ना, यही कह रहे हैं ना गुरुजी? और कहीं हाँ। और कहीं केंद्र या त्रिकोण में से कोई भी एक घर में हो शुभ ग्रह, तो फिर वह अल्पायु जो योग है उसका परिहार हो जा रहा है। यही कह सकते हैं ना गुरुजी आदरणीय? हाँ राजा जी, पहला पॉइंट हम इन लोगों को बताना चाहते हैं। आप लोग ऐसे देखिए कि 7 स्थान यानी 1, 4, 7, 10 और नवम पंचम, इन 6 लग्न भी आता है त्रिकोण में, तो लग्न को हम तो देख ही रहे हैं। इन 6 स्थानों में शुभ ग्रहों की युति, दृष्टि या किसी प्रकार से संबंध न होना अल्पायु बनाता है। समझ में आया? जी जी भगवान, अब समझ में आ गया। सब लोग बताइए, समझ में आया तब आगे बढ़ू। जी गुरुदेव जी जी जी। चलिए, अब थोड़ा पुनः बताइए गुरु दोबारा से। अब भगवान अब बताइए, मैं ऐसे समझाना चाहता हूं कि आपके घर में 5 प्रधान स्थान होते हैं। एक पूजा घर, एक रसोई घर, एक शयन घर, एक स्नान घर वास्तु के अनुसार। अगर इन 5 में ही दोष लग जाए, इन 5 घरों में ही दोष लग जाए, इनका निर्माण ठीक ढंग से ना हो, इनमें वास्तु जनित नियम से नियम के विरुद्ध हो, तो क्या वह घर शांति, सुख और समृद्धि देगा? नहीं गुरुजी, नहीं देगा, नहीं देगा ना।
तो जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो केंद्र में और त्रिकोण में, तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आयु कम होगी, यह कहना चाहता हूं। ठीक ना? जी गुरुजी जी। गुरुजी, हाँ ये सेकंड वाली हाँ फोटो, ऋषि, सेकंड वाली फोटो, बोलिए। सेकंड वाली जो फोटो गुरुजी, इसमें अगर से- युति हो जाती है या सेकेंड 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 वाली फोटो का तात्पर्य यह है कि इन स्थानों में सिर्फ पापग्रह ही हो, शुभग्रह की युति ना हो। गुरु जब युति तो चलो नहीं मान होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से दृष्टि तो आई जाएगी शुभ ग्रहों की। महोदया, पहले हम लोग एक एक पॉइंट समझते हैं, उसके बाद सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया ना? जी जी ठीक है जी। चलिए, अब जो चंद्रमा मैंने नवम स्थान में बिठाया है, चंद्रमा अगर किसी की जन्म पत्रिका में ये स्थिति होने के बाद एक नया सिचुएशन बन जाए, ये तो ठीक है कि केंद्र में किसी शुभ ग्रहों का युति ना हो, मान लीजिए दृष्टि पड़े, तो उसके आगे हम बताएंगे कि दृष्टि भी कितना कारगर होगा। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठ जाए और सिचुएशन सेम टू सेम हो कि कोई केंद्र त्रिकोण शुभ ग्रहों के प्रभाव से रहित हो, ये भी अल्पायु होता है। जी भगवान, समझे? समझे? समझे सुमंगल जी और ऋषि जी? एक बार फिर बोलेंगे गुरुजी? चंद्रमा का लाभ स्थान में बैठना और सेम यही स्थिति होगी कि कोई ग्रह त्रिकोण में ना हो, शुभ ग्रह, तो ये भी आपको अल्पायु योग बनाएगा। मतलब गुरुजी की 6 के 6 स्थानों में कोई शुभ ग्रह ना हो, साथ में चंद्रमा 11 में आ जाए, दोनों बातें हो जाएं, दोनों बातें हो हाँ जाएं। हाँ, ठीक, क्लियर? जी अब लग्न कुंडली देखने के बाद आपको पुनः लग्न कुंडली का विश्लेषण इतना पर कर लिए हम लोग, एक बार चंद्र कुंडली का अवलोकन कीजिए। वहां पर यह विचार हमको करना होता है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। जो चंद्र कुंडली में हम एक चंद्र कुंडली बनाते हैं, चंद्र कुंडली में चंद्रमा यहाँ किस स्थान पे है? नवम स्थान पर है ना? जी जी, नवम स्थान पर चंद्रमा है। हम चंद्रमा को नवम स्थान में बिठा दिए, ठीक ना? समझ में आ रहा है कि बनाकर चित्र देना पड़ेगा? बना लेंगे गुरुजी। हाँ हाँ, आप लोग बनाकर देखिए। अब लग्न कुंडली को यहाँ पर विश्राम दीजिए और चलिए चंद्र कुंडली को देखिए। चंद्र कुंडली में जब देखिए अध्ययन कीजिएगा तो वहां पर अल्पायु योग में यह प्राप्त होना चाहिए कि चंद्रमा नैसर्गिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, और पीड़ित का अर्थ दृष्टि, युति, अशुभ स्थानों में उनका निवास, ये सब कमजोर करते हैं, बलहीन करते हैं किसी भी ग्रह को। ये भी क्लियर है ना? अब मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और राहु भी बैठ जाए, मंगल की दृष्टि हो जाए, या चंद्रमा जो है वह जाकर अष्टम स्थान में बैठ जाए, षष्ठेश चंद्रमा हो जाए, द्वादशेश चंद्रमा हो जाए,
तो इन स्थिति में चंद्रमा कमजोर होगा ना। बोलिए। गुरुजी लग्न चंद्र कुंडली में तो चंद्रमा लग्न में चला जाएगा, तो फिर वो द्वादश में या अष्टम में कैसे जाएगा? महोदया लग्न कुंडली चंद्र कुंडली से हम मनस स्थिति की विचार करते हैं। चंद्र हम सूर्य की भी कुंडली बना सकते हैं। लग्न स्थान में किसी ग्रह का बल आकलन करना हो तो हम क्या करेंगे, जो ग्रह जिस राशि में है हम उसकी कुंडली बना लेते हैं, उसको लग्न में बिठा देते हैं और सारे गुरुजी ग्रहों को। यही तो बोला, हाँ। अगर चंद्र कुंडली बनाओगे तो चंद्रमा तो लग्न में चला गया यानी कि 9 से हमने धनु हाँ, लग्न एक का मिनट। चंद्रमा कुंडली बन गई। हमने अगर यही चंद्रमा अष्टम में होता तो लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा अष्टमेश होता ना। बताइए। जी गुरुजी। जी मंगल गुरुजी। जी। गुरुजी अष्टमेश क्या कैसे? कह रहे थे? कैसे कह रहे हो तो गुरुजी? नहीं समझ आ- हाँ, तो अब यही चंद्रमा नौ मांस में जाकर मान लीजिए कि न आपका अच्छा पोजीशन में हो जाए तो स्थितियां बदलती चली जाएगी। आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, फलित कीजिए तो मात्र लग्न कुंडली के आधार पर आपकी 25% ही फला कथन होगा। लग्न कुंडली आधार होता है। पूरी पूरी विश्लेषण के लिए सारे वर्ग कुंडलियों को अध्ययन करना चाहिए। दूसरा बात हमारा है कि चंद्रमा नैसर्गिक पाप के केमद्रुम योग बन जाए, ग्रहण योग बन जाए, राहु मंगल सूर्य या चंद्रमा डिग्री बल में कमजोर हो जाए तो चंद्रमा पीड़ित होगा कि नहीं? बोलिए। पीड़ित हो जाएगा पीड़ित हो गया, बिल्कुल पीड़ित हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो निश्चित ही है कि जातक की आयु कम होगी। क्या गुरुजी चंद्रमा तो हर चौथी कुंडली में पीड़ित होता है। पीड़ित होता है? ठीक है, चलिए। लेकिन अब हम लोग अध्ययन यह कर रहे हैं कि अल्पायु योग में चंद्रमा का भी एक भूमिका आ गया कि चंद्रमा को भी देखना होता है। ठीक है ना? बिल्कुल। जी। हाँ या ना? समझ में ना आए तो बोलिए। गुरुजी मुझे आपके वो चंद्र कुंडली वाला सिस्टम समझ नहीं आया। चंद्र कुंडली में चंद्रमा को हम लगन में बिठाएंगे, फिर उससे नहीं नहीं, करना क्या है? सुनिए, आप लग्न में मत बैठाइए चंद्र कुंडली को। चलिए लग्न कुंडली को ही अध्ययन कीजिए। अब आप देखिए, हम लग्न कुंडली को ही चंद्र कुंडली के माध्यम से आपको बताते हैं, अलग करने की अपेक्षा नहीं है। देखिए आप यह देखिए, जन्मांग चक्र में जो मैंने पहला भेजा है वहां पर चंद्रमा पर किसी पापग्रह की दृष्टि है कि नहीं? क्या बताइए। केतु की है गुरुजी। केतु की। केतु की उत्तम दृष्टि एक। और किसी की दृष्टि शनि वगैरह की, मंगल नहीं है, की? नहीं है। मंगल की मंगल की है। मंगल की 8वीं दृष्टि है भगवान। मंगल की 8वीं दृष्टि। अब बताइए कि चंद्रमा दो पापक ग्रहों से पीड़ित हुआ ना। 1 मिनट गुरुजी, गुरु की नौमी भी तो आ रही है, वो फिर शुभ ग्रह से भी तो गुरु आ की, गया। हाँ गुरु की है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड। गुरु की भी है। महोदया पहले जी गुरु की भी है। 1 मिनट, पहले पापक ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं? 2 की है। 2 की है। चलिए, मैंने ऊपर वाला जो कुंडली बनाया था यह बताने के लिए आपको बताया था कि ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। नीचे वाला जो कुंडली बताया वह बताया कि केंद्र त्रिकोण पापक ग्रहों से भरा पड़ा हो तब अल्पायु होता है। ऊपर वाली कुंडली और नीचे वाली कुंडली में समझने में थोड़ा अंतर है। जी गुरुदेव। चलिए, चंद्रमा तो हमको यह भी देखना होता है अल्पायु योग में, या जिनकी कुंडली
जो लोग 33 वर्ष तक मर चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उनका जन्म तारीख या जन्म दिनांक या कुंडली हो तो आप लोग विश्लेषण करके प्रत्यक्ष रूप से इसको जांच कीजिए। ये जो सिद्धांत हैं, ये जैमिनी, पाराशर और बारह मिहिर इत्यादि ने इन सिद्धांतों की पुष्टि की है, जो मैं बता रहा हूं आपको। ये बृहत संहिता, पुरा शास्त्रम और जैमिनी सूत्रम इत्यादि ग्रंथों से इनको निकाला गया है। तो इनका कहना होता है कि केंद्र में, त्रिकोण में पापक ग्रहों की अधिकता होने पर, शुभक ग्रहों का अभाव होने पर और चंद्रमा छठे, अष्टम, द्वादश स्थान होने पर भी व्यक्ति अल्पायु होता है। ठीक ना? तो भगवान ये सिद्धांत को पॉइंट वाइज लिखवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है। देखिए, हेडिंग क्या डालेंगे, भगवान बताने की कृपा करेंगे। हेडिंग हमारा होगा अल्पायु योग। जी। पहला, अल्पायु योग में पहला नियम केंद्र एवं त्रिकोण आगे में नैसर्गिक आगे भगवान। शुभग्रह ना होने से, पापक ग्रहों के होने से और चंद्रमा लाभस्थ होने से अल्पायु योग बनता है। सुमंगल जी, आप थोड़ा ज्योतिष जानती हैं तो आप और इस बात को जानती होंगी कि बालारिष्ट जो बनता है, बालकों में, बालकों का जो मार्कत्व होता है अरिष्ट का, उसमें चंद्रमा की बड़ी विशेषता होती है। जी गुरुजी। होती है ना? और चंद्रमा हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए चंद्रमा को इन लोगों ने कहा कि यह आयुष कारक होता है। हाँ, चंद्रमा लाभस्थ होने पर अल्पायु होता है। सिचुएशन क्या होना चाहिए कुंडली में, यह देखना है हमको कि केंद्र और त्रिकोण पाप नैसर्गिक शुभ ग्रहों से रहित हो, यानी इनका वहां पर न युति हो न दृष्टि हो। गुरुदेव और गुरुदेव पाप, एक मिनट। गुरुदेव, हाँ जो पॉइंट गुरुदेव है उसको पूरा करवा लें, उसके बाद इसको समझाएं, तब थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए लिखिए। चंद्रमा लाभस्थ होने पर अल्पायु योग होता है। ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे क्या गुरुजी? हाँ, नंबर 2 पॉइंट, लग्नाधिपति यानी लग्न का स्वामी। बताते चलिए तुम ना, मैं बताऊं। जी जी, आगे बढ़े। लग्नाधिपति लग्न लग्न स्वामी। लग्नाधिपति, लग्न का स्वामी, अष्टमाधिपति। जी गुरुजी। भगवान एक बार और लग्न का स्वामी के बाद एक बार बोलने की कृपा करेंगे। लग्न का स्वामी, अष्टम का स्वामी। जी। चंद्र के व्यय भाव में हो, चंद्र कुंडली में 12वें स्थान में होना चाहिए, चंद्रमा से।
चंद्र कुंडली में 12वें स्थान में होना चाहिए। ठीक ना। वो तो भी अल्पायु जी योग जी बनता है, गुरुदेव ऐसे आ गया। पूरा लाइन हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। जी भगवान। नंबर 3, अब एक ही में मैं इसको कर देता हूं। लग्नेश, जी आगे। तृतीयेश, जी आ गया भगवान। भगवान। अष्टमेश, जी गुरुवर। दशमेश, जी प्रभु। ये सब पीड़ित होने चाहिए। गुरुजी पीड़ित किस किस तरह से होते हैं ये बताएंगे जी? भगवान, पीड़ा का मतलब कम मन से अशुभ बन रहा है उनका। एक मिनट, अशुभ स्थानों में युति, डिग्री बल में कमजोर होना, पापक ग्रहों के मध्य में होना, पापक ग्रहों से दृष्ट होना, ये सब कमजोर करने वाले योग होते हैं। जी ठीक ना। भगवान। समझ में आया राजेश जी? जी गुरुजी। चलिए फटाफट लिखिए, समय भी हो चुका है। इतना हो गया ना। जी गुरुजी। जी। अच्छा, आयुष कारक ग्रह शनि का बलाबल, आयुष अगला। कारक ग्रह शनि का बलाबल विचार अवश्य करें। उसी में है भगवान। हाँ उसी में आयुष कारक ग्रह शनि का बलाबल विचार अवश्य करें। जी दीन बंधु। पापक ग्रहों के होरा कुंडली में, पापक ग्रहों के होरा में गए शनि जी निर्बल शनि, जी गुरु जी। निर्बल शनि में ही आपको यह सब समझ लेना है। पीड़ित शनि अशुभ हो, अस्त हो, मृत हो, स्वयं पाप प्रभाव में हो, उच्च का ना हो, नीचस्थ हो, शत्रु क्षेत्री हो, ऐसा सिचुएशन में जातक को अल्पायु बनाता है। समझ नहीं आया गुरु जी। शनि निर्बल निर्बल शनि का कमजोर होना, पीड़ित होना अल्पायु होता है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? ये तीसरा पॉइंट ही है ना भगवान? हाँ बस तीसरे में। अब इतना करके छोड़ दीजिए, अब हम लोग चर्चा करें। आज की कक्षा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो भगवान तो अपना हैंड राइज करके गुरुदेव से अपना प्रश्न करें। जी जी भगवान। जी जी गुरुदेव आप प्रश्न कर सकते हैं। भगवान हम यह कह रहे थे, यह कक्षा कितने दिन से अनवरत चल रहे हैं? भगवान इसका एक अनुक्रमणिका बनाया, सिलेबस बनाया गया है, जो
किन्हीं के पास सिलेबस हो तो इनको उपलब्ध करा दिए, या नवीन जी उपलब्ध करा जी देंगे आपको। जी बड़ी भगवान, कृपा मैं होगी भगवान, सिलेबस बस आप यही एक ग्रुप में रिक्वेस्ट आज है। सिलेबस डाल देता हूँ। जी जी ग्रुप में आज सिलेबस में डाल देता हूँ। जी चलिए, जी कोई प्रश्न? अच्छा, जी मुकेश एक शर्मा जी, एक मिनट। भगवान हरि ये किशन जी, 3 पॉइंट एक लिखाए मिनट हैं। में। हाँ भगवान, नमोना भगवान, ये 3 पॉइंट जो लिखा है तीनों पूरे होने पे होता है, 3 में से कोई एक होगा तो भी हो जाएगा ये नहीं अल्पायु नहीं योग? नहीं नहीं, एक अल्पायु योग के लिए सारे पॉइंट अपने आप में ही एकदम परीक्षित हैं। ऐसी सिचुएशन होती ही है। अच्छा अच्छा, मतलब सारे हाँ, बोलिए। भगवान तीनों एक पॉइंट मिनट, होने चाहिए गुरुदेव तो मानेंगे। गुरुदेव गुरुदेव मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुदेव मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे है कि अगर जिन किसी लोग को अगर कक्षा में प्रश्न करना है, आज मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ सभी लोगों से कि कक्षा संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो सर्वप्रथम अपना हैंड राइज करेंगे। एक आदमी का अगर प्रश्न पूरा हो जाता है, गुरुदेव प्रति उत्तर दे देते हैं, तो दूसरे लोग का प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है प्रभु जी, आप लोग बीच में माइक ऑन करके आप लोग न बोले, कृपया आप लोग से मेरा अनुरोध है। जी जी चलिए, बोलो। मुकेश शर्मा जी अपना प्रश्न करें भगवान। प्रणाम गुरु जी। नमो नमो भगवान। गुरु जी मैंने एक फलित में एक चंद्र कुंडली और लगन कुंडली का डाला, तो एक बार इसमें बता देंगे कि मतलब जो अल्पायु योग इनमें कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है? हाँ भगवान, ऐसा है कि अभी हम सूत्रों को आप लोगों ने बता, देखिए अब आप इस कुंडली को डाले हैं, यहाँ देखिए यह जो चंद्र कुंडली है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? आपने आधी कुंडली डाली है, आधा आपका स्क्रीन पर नहीं आ रहा है मुकेश जी। मुकेश जी पूरा फ्रेश कुंडली डालिएगा। जी गुरु जी। देखिए मुकेश जी आपसे एक चीज कहना है कि कुंडली का आपको अगर फलादेश करना है तो कुंडली के लिए भी कक्षा चलेगी, क्योंकि अभी योग प्रकरण चल रहा है भगवान। अगर किसी की कुंडली दिखवानी है तो उसके लिए एक दिन अलग से कक्षा चलेगी, सारे लोगों की कुंडली रखी जाएगी और हम ही सभी लोग और गुरुदेव जी मिलके उस कुंडली का फलादेश करेंगे। आप लोग चलिए धैर्य बना के रहे। ठीक है, चलिए सुमंगल जी। जी गुरुजी मैंने सिर्फ इतना पूछना था कि मेरा प्रश्न ना वो अनुदित काल सर्प योग से है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी नहीं है, कुछ क्लैरिटी चाहिए बस, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आप पूछ लूं। बोलिए। उसमें जो अनुदित काल सर्प योग गुरुजी ने आपने जैसे बताया था कि गोचर में उसका प्रभाव आता है, तो गुरुजी जब गोचर में सेम कंडीशन में काल सर्प योग बनेगा तब हम उसको चेक करें? ऐसा है महोदय कि मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में किसी का राजयोग बन गया। मेरी बात समझिएगा गंभीरता से, सब लोग समझिए, और यही पर आपका प्रति उत्तर होगा, ठीक ना? जी बोलिए। अब यह राजयोग जो बना, जन्म पत्रिका में हमारे जो ग्रह हैं वो तो स्थिर रूप में है, अस्थायित्व उनको प्राप्त है, वो तो चलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, जहां है जहीं है। बोलिए। जी गुरु। लेकिन हमें फल कहाँ से प्राप्त होता है? ये कहाँ से? शनि हमारे नीच के हैं और शनि का प्रभाव आ रहा है तो हमें बुरा फल दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण है कि जन्म पत्रिका का जो देश होता है वो जन्मकालिक आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति होती है, लेकिन हमारे ग्रह चाल्यमान हैं, प्रतिदिन सूर्य चंद्र मंगल गतिशील हैं, है ना? जी तो अगर यह सिचुएशन गोचर में आपकी कुंडली में बनेगी, चाहे जिनकी कुंडली में बनेगी, तो वह प्रभाव आपको अवश्य पड़ता है।
अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि त्रिकोणेश की दशा चल रही है, जबकि माना जाता है कि लग्नेश दशमेश त्रिकोणेश की दशा शुभकारी होती है। अगर वही त्रिकोणेश पाप पीड़ित हो जाए दशा जन्म पत्रिका में, कोई ग्रह नवमांश में जाकर अच्छा पोजीशन में हो जाए, तो सिचुएशन बदलते जाता है, फल प्रभाव बदलते जाता है। तो काल सर्प योग अनुदित या उदित अगर गोचर में बने तो जातक का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्या जी जी, मेरा मतलब ये था गुरुजी प्रश्न पूछने का कि अनुदित के, जैसे मान लीजिए राहु लग्न में है और केतु सप्तम में है और सारे ग्रह केतु की तरफ से ही है, मतलब दूसरे तीसरे चौथे भाव में है। तो जब गोचर में सेम कंडीशन बनेगी, राहु लग्न में आएगा और सप्तम भाव में केतु, सारे ग्रह चाहे वो लाइन से ना हो बट सारे ग्रह केतु के मुंह की तरफ हो, तभी मतलब वो सेम प्रभाव देगा ना। एकदम देगा महोदय, आप देख लीजिए इसको। तो गुरुजी इसको उस टाइम पे फिर हम उपाय कैसे करेंगे, किस चीज का उपाय करेंगे? काल सर्प दोष का ही जो उपाय होता है नॉर्मल, वही उपाय नहीं करना नहीं होता है नहीं उसका? नहीं नहीं नहीं, हमको प्रभाव कौन दे रहा है? काल सर्पंता किससे है? राहु केतु से सारे ग्रह एक तरफ हम आ जाए। हम इन दोनों का उपाय करेंगे। अच्छा, राहु केतु के उपाय होंगे। हाँ, तो गुरुजी अगर किसी एक कुंडली में ये बन रहा है, तो अगर आकाश में गोचर में राहु वो बन गया सर्पकाल, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए सर्पकाल बनेगा ना। अब देखिए एक बात बताइए इसी बात पर। अब मान लीजिए कि ऐसा भी तो होता है कि कोई काल सर्प योग बड़े बड़े आपने प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो कुंडली में अध्ययन कीजिए तो काल सर्प योग है, उनकी प्रसिद्धि भी मिली है। हाँ जी, वो गोचर में कभी बना होगा, उस टाइम पे वो पैदा हो गया तो वो उसकी कुंडली में आ गया, यही हुआ होगा ना। एक बात कंफर्म कर लीजिए, सिर्फ गोचर में उदित या अनुदित काल सर्प योग उतना प्रभावशाली नहीं होता है। जन्मांग चक्र में जब काल सर्प योग निर्मित होता है और वैसी ही स्थिति दशा या अंतर दशा प्रत्यंतर में या गोचर में अगर राहु की आएगी तो वह काल सर्प अधिक प्रभावशाली हो जाता है उदित वाला। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि दशमांश कुंडली में काल सर्प योग या योग बन जाए और गोचर में बन जाए तो चूंकि लग्न हमारा शरीर है ना। जी जी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? कल आपको हम पूर्ण आयु योग के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे, और बताएंगे नहीं, हम तो आप लोगों से चाहेंगे कि आप किसी व्यक्ति का हम शास्त्र के आधार पर यह बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से होगी, यह भी आप जान सकते हैं। या ऐसे कुंडली जो आपके सामने में मृत हो, मर चुके हो, उनकी जन्म पत्रिका किसी के पास हो तो संस्थान में प्रेषित कीजिए, वह अध्ययन में आपका सहायक होगा। कोई है किसी के पास ऐसी जन्म पत्रिका? बोले सुमंगल जी, है आपके पास? हरिकिशन जी, मुकेश जी? गुरुजी ढूंढनी पड़ेगी अभी, ऐसे तो ध्यान नहीं। नहीं है भगवान, नहीं है। इनके पास हो खोज कर लाइए कि अमुक व्यक्ति की ऐसी पत्रिकाओं। अब मैंने आप लोगों को पूर्व में भी कहा था कि हमें जन्म पत्रिका की आवश्यकताएं पड़ेगी, आज आवश्यकताएं पड़ी। जब जी हम गुरुजी। इन सिद्धांतों को वहां लागू करेंगे, जब हमको सफलता मिलेगी, प्रत्यक्षीकरण मिलेगा, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ राजा जी बोलिए। मेरे पास है भगवान मरे हुए का कुंडली। हाँ तो है, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ किसी को डाल दीजिए, ग्रुप में वो कुंडली बनाकर डालेंगे और चर्चाएं होगी। जी भगवान, हम बिल्कुल कल डाल देंगे भगवान। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न?
बताइए, और कोई प्रश्न किसी का? अरुण जी, हमारे ग्रह जिस प्रकार सारे चीजों का आकलन करके हस्तरेखा में रेखाओं के आधार पर, अंक ज्योतिष में अंक के आधार पर, शकुन शास्त्र में लक्षणों के आधार पर, मस्तक विद्या में ललाट की रेखाओं के आधार पर फल कहने का जो नियम है, वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रह, इन्हीं के आधार पर संपूर्ण जो 360 का भचक्र है, और जिसमें गणित, सिद्धांत, होरा इत्यादि जो ज्योतिष शास्त्र के स्कंध सेटलमेंट करना होता है, इसको रखना होता है। बाकी ज्योतिष में 95% जो चीजें हैं वो फिक्स हैं, बदलती नहीं है, सिर्फ परिवर्तित होती है स्थिति के आधार पर, है ना? जी गुरुजी। तो आप लोगों ने इन सिद्धांतों को जो पढ़ा, अल्पायु योग के बारे में, आयु का निर्णय करना ब्रह्मा के बस की चीज नहीं है। ललाटे यद् लिखितम ब्रह्मम नूनम भविष्यति, जातस्य ही मृतो ध्रुवम मृतो ध्रुव जन्म मृतस्य च। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है, मरण उसका अवश्य है, सुनिश्चित है, लिखा हुआ है। बस हमको क्या करना होता है, उस विज्ञान को, उस जिस आज से नहीं, पूर्व प्राचीन काल से आयु का ज्ञान प्राप्त करना एक कठिनतम और एक दुष्कर मार्ग रहा है। और आज तो कलयुग है, हम लोग इन सिद्धांतों से थोड़ा प्रयास कर रहे हैं जानने का। आयु बढ़ती भी है, आयु घटती भी है, तो इसलिए ये जो सूत्र हैं ज्योतिष विद्या के, इनके द्वारा स्थूल रूप से मोटे अक्षर पर आप जान सकते हैं कि जातक का अल्पायु होगा। ये भी जान सकते हैं कि मृत्यु कब कब होती है, मृत्यु कब कब होती है, कौन कौन दशाएं मारक देती है, किस सिचुएशन में, ये भी आप ज्योतिष के माध्यम से बताने का आप लोग का प्रयास करूंगा, ठीक ना? जी गुरुदेव जी। जी जी भगवान। तो चलिए, तो कक्षा को विश्राम दिया जाए भगवान। हाँ, एक सूचना है आप लोग के लिए कि सनातन ज्ञान संस्थान ने आचार्य विमलेश मिश्रा जी को और अरुण जी को सोशल मीडिया के प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इन लोगों का कार्यशैली और इस संस्था के प्रति सामाजिक समर्पण की भावना को देखकर यह निर्णय लिया गया है। तो इन लोग को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग भी इनको थोड़ा बधाई दे दीजिए। इन लोगों ने अच्छा काम किया है, सब लोग मिलकर काम करते रहिए। आप लोग के लिए बहुत सारी विद्याएं, राजा जी जैसे लोग भी संस्थान को सहयोग कर रहे हैं, तो सब लोग मिलकर प्रयास करें। उद्देश्य एक ही है कि अपनी लुप्त हुई होती हुई ज्ञान विद्याओं को जागृत करें, और ब्राह्मण भाइयों में सब लोगों को हम ज्ञान से परिपूर्ण करने का प्रयास करें। इसी तरीके से भारत भेज दिया गया है। आचार्य विमलेश जी और अरुण जी को बहुत बहुत बधाई हो। हमारी तरफ से भी सभी आचार्य गणों जी जी धन्यवाद। पहली बात कि गुरुदेव ने हमको ऐसा योग समझा,
पहले मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ, और बाकी जो भी हमारे वरिष्ठ जन है मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने हमको इस योग समझा, हमारे अंदर इतनी योग्यता तो नहीं कि हम क्या कर सकते, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से जो है सो है। आप लोग का भी थोड़ा सा आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ बना हुआ है, इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद। अरुण जी कुछ चर्चा 2 मिनट का है, कहें तो बताएं। देखिए प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चल रही है कक्षा की, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग में हम लोग बात करेंगे तो फिर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर प्रेषित होगी, तो लोग उसका थोड़ा हाथ उड़ाएंगे। बाकी मैं आप लोग कक्षा से हटिए, फिर मैं लिंक डालता हूँ, आप लोग जिनको जिनको चर्चा करना है जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी कक्षा से हट जाएंगे तो। रिकॉर्डिंग और राहुल गुरुदेव बंद करते हैं भगवान। गुरुदेव है नहीं, वो जब उनको बुलाना पड़ेगा तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी। दोबारा आप लोग लेफ्ट होइए, फिर मैं लिंक खोलता हूँ। सभी जैसे लोग, मैं होस्ट हूँ, सबको जोड़ लूंगा। 2 मिनट सुन लीजिए। जी जी बोले। ये अजय जी है, विमलेश जी हैं, रामगोपाल जी हैं, सारे लोग हैं। ये सारे लोग पंचांग की कक्षा किए हैं। ऋषि जी हैं। हम तो कहेंगे कि इन्हीं में कोई एक आदमी का मतलब जी सिलेक्शन जी हो जाए और ये लोग अपना पंचांग की कक्षा देखिए चलाएं। देखिए 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 श्रीकांत जी, हम लोग भी लगे हुए हैं। पंचांग की कक्षा बहुत जल्द ही चालू होगी, आप लोग उसकी चिंता न करें। आप लोग से ज्यादा हम लोग को इसकी चिंता पड़ी हुई है कि पंचांग की कक्षा कौन लेगा, कैसे चालू होती जाए, और उसकी रूपरेखा नवीन गुरुदेव, मनोरंजन जी और हम लोग कृष्णा जी, हम लोग बना रहे हैं। महीना 1.5 महीना के अंदर पंचांग की कक्षा दोबारा से चालू होगी। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के तब तक ज्योतिष का आनंद उठाएं, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, सभी को राधे राधे। हरे नमो नमः। गौरी गौरी जी, रामगोपाल जी, आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी। जी, विमलेश मिश्रा जी करके बताएं क्या?